हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आदर्श साइंस जोन में। तो दोस्तों, हमने लास्ट क्लास में कवर किया था सेल द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। उसके आगे का पार्ट हम आज कंटिन्यू करेंगे। सेल के तीन बेसिक पार्ट्स होते हैं, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। साइटोप्लाज्म एक सेमी फ्लूइड होता है जो कि जेली लाइक स्ट्रक्चर की तरह होता है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमने लास्ट क्लास में कवर कर लिया, जिसको हम सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के नाम से भी जानते हैं। तो आइए हम टॉपिक वाइज कवर करते हैं। सबसे पहले हम कवर करते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होता है? न्यूक्लियस न्यूक्लियस इट इज कवर्ड बाय डबल लेयर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कवर्ड होती है और ये डबल लेयर होती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंटेन न्यूक्लियर पोर्स। इसके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में न्यूक्लियर पोर्स होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, जिससे ये पोर्स हेल्प करते हैं मटेरियल का ट्रांसफर करना। किस 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 के बीच? न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच में मटेरियल का ट्रांसफर करने में हेल्प करती हैं। कौन? न्यूक्लियर पोर्स। पार्ट्स ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस और क्रोमेटिन। न्यूक्लियोलस क्या होता है? डेंस राउंड बॉडी। न्यूक्लियस के अंदर एक डेंस राउंड बॉडी पाई जाती है, इसको हम न्यूक्लियोलस कहते हैं। और यहाँ पर क्या होता है? राइबोसोमल सब यूनिट का सिंथेसिस होता है, और ये राइबोसोमल सब यूनिट्स साइटोप्लाज्म में मूव कर जाती हैं और क्या बनाती हैं? राइबोसोम्स। क्रोमेटिन, थ्रेड लाइक एंटेंगल्ड मटेरियल प्रेजेंट इन नॉन डिवाइडिंग सेल्स। ये एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है, और एंटेंगल्ड मीन्स ऐसे सुलझी हुई नहीं रहती, ऐसे फंसी हुई रहती हैं। एंटेंगल्ड मटेरियल प्रेजेंट इन नॉन डिवाइडिंग सेल्स, ये नॉन डिवाइडिंग सेल्स के अंदर प्रेजेंट होती हैं। और ये क्या करती हैं? डीएनए और प्रोटीन कंटेन करती हैं। इनके अंदर डीएनए और प्रोटीन पाया जाता है। अगला टॉपिक है क्रोमोसोम। क्रोमोसोम मेड अप ऑफ कंडेंस क्रोमेटिन। क्रोमोसोम क्रोमेटिन का बना होता है, और लेकिन ये कंडेंस फॉर्म में होता है। क्रोमेटिन में हमने अभी ऊपर पढ़ा था, क्रोमेटिन में डीएनए और प्रोटीन पाया जाता है, और क्रोमेटिन का कंडेंस फॉर्म क्या होता है? क्रोमोसोम। रॉड शेप स्ट्रक्चर की होती हैं ये, और ये कंटेन करती हैं हेरिडेटरी इन्फॉर्मेशन। हेरिडेटरी इन्फॉर्मेशन क्या होती हैं? जो पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग्स में ट्रांसफर होती हैं, जैसे हाइट, हेयर कलर, स्किन कलर, ये हेरिडेटरी इन्फॉर्मेशन होती हैं। ये कहाँ? पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग्स में ट्रांसफर हो जाती हैं। ये सारी जो इन्फॉर्मेशन होती है कहाँ सेव होती है, मतलब कहाँ पाई जाती हैं? ये क्रोमोसोम्स में पाई जाती हैं। ड्यूरिंग सेल डिवीजन क्रोमेटिन कंडेंस टू फॉर्म क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम क्रोमेटिन के कंडेंस होने से बनता है, लेकिन ये कब बनता है? जब सेल डिवीजन हो रहा होता है। फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के फंक्शंस क्या क्या हैं? कंट्रोल एक्टिविटीज ऑफ द सेल। सेल की जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं वो कंट्रोल करता है। स्टोर जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर करता है। हेल्प इन इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स का ट्रांसफर करता है पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में, उसे हम इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर कहते हैं। और पार्टिसिपेट इन सेल डिवीजन में पार्टिसिपेट करता है न्यूक्लियस। प्रोकार्योटिक सेल्स का जो डीएनए होता है ये सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, और डीएनए कंटेनिंग रीजन इज कॉल्ड न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियस में जहां भी डीएनए पाया जाता है उस रीजन को न्यूक्लियोइड कहते हैं। राइबोसोम्स को हम प्रोटीन फैक्ट्रीज के नाम से भी जानते हैं। ये साइटोप्लाज्म में फ्रीली प्रेजेंट होती हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच्ड होती हैं। ये साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस है, इसीलिए हम प्रोटीन फैक्ट्रीज के नाम से भी इनको जानते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टू टाइप्स के होते हैं, आरईआर और एसईआर, जिसे हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। ईआर एक लार्ज ऑर्गेनल होता है, और ये नेटवर्क की तरह फैला होता है साइटोप्लाज्म में। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज कॉन्टिन्यूस विद द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप। न्यूक्लियर एनवेलप की जो आउटर मेम्ब्रेन होती है उसके साथ कॉन्टिन्यूस होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फंक्शंस क्या हैं इसके? सिंथेसिस एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन, ये प्रोटीन का सिंथेसिस करती है और ट्रांसपोर्ट करती है। सिंथेसिस ऑफ फैट्स, जिसे हम लिपिड्स भी कह सकते हैं। प्रोडक्शन ऑफ सम हार्मोन्स, ये हार्मोन्स का भी प्रोडक्शन करती है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम appears rough because ribosomes are attached to its surface। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस होती है वो रफ इसलिए दिखती है क्योंकि उसके ऊपर राइबोसोम्स अटैच्ड होते हैं, इसकी वजह से वो रफ शो होती है हमें। और सिंथेसिस करती है ये प्रोटीन का, सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ प्रोटीन।
फाउंड स्पेशली इन ग्लैंड सेल्स, जैसे पेनक्रियाटिक सेल्स, इन सब में पाई जाती है क्योंकि ये सिक्रीशन और सिंथेसिस करती है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसकी सरफेस स्मूथ होती है क्योंकि इसकी सरफेस पर कुछ भी अटैच नहीं होता। जैसे अभी हमने राइबोसोम्स में रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पढ़ा था, उसकी सरफेस पर हमें राइबोसोम्स अटैच्ड मिलते हैं, जिसकी वजह से वो हमें रफ शो होती है, और इसके ऊपर कुछ भी अटैच नहीं होता, इसीलिए हमें इसकी सरफेस स्मूथ शो होती है। सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ फैट्स एंड हॉर्मोन्स, ये फैट्स और हॉर्मोन्स की सिंथेसिस करती है और उसको स्टोर करती है। गोल्गी अपैरेटस, गोल्गी अपैरेटस फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया था एक इटालियन साइंटिस्ट थे जिनका नाम था कैमिलो गोल्गी, और इसको फर्स्ट ऑब्जर्व किया था 1898 में। इसको हम पैकेजिंग एंड शिपिंग सेंटर के नाम से जानते हैं। और ये बनी किससे होती है? फ्लैट एंड सैक लाइक स्ट्रक्चर, काफी सारी फ्लैट एंड सैक लाइक स्ट्रक्चर जब इकट्ठी हो जाएं, स्टैक में आ जाएं, तो ये उससे मिलकर बनी होती हैं, गोल्गी अपैरेटस। और ये फंक्शनली लिंक्ड होती हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, सेल मेम्ब्रेन से और सेल के अदर ऑर्गेनल से। फंक्शंस क्या होते हैं? मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड्स, पैकेजिंग इनटू वेसिकल्स, और ट्रांसपोर्ट एंड सिक्रीशन, फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम, ये लाइसोसोम बनाती हैं और सिक्रीशन और ट्रांसपोर्ट का काम करती हैं, और ये वेसिकल्स में पैकेजिंग करने का काम करती हैं, और ये प्रोटीन और लिपिड को मॉडिफाई करती हैं, मॉडिफिकेशन करती हैं उसका। लाइसोसोम द क्लीनअप सिस्टम, इसको हम क्लीनिंग मशीन भी कह सकते हैं। सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होता है ये, और इसके अंदर एंजाइम फिल्ड होता है। ये एंजाइम क्या करता है? एंजाइम ब्रेक करता है अनवांटेड प्रोटीन्स को, कार्बोहाइड्रेट्स को, फैट्स को और डैमेज्ड ऑर्गेनल्स को, इन सबको ब्रेक डाउन कर देता है ये एंजाइम। और लाइसोसोम्स को हम सुसाइडल बैग भी कहते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं, ये आप कमेंट में बताएं। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं क्योंकि ये एनर्जी सप्लाई करता है सेल को, जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं वो परफॉर्म करने के लिए। और वो एनर्जी किस फॉर्म में प्रोड्यूस करता है? उनको प्रोवाइड करता है एटीपी की फॉर्म में, एटीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। माइटोकॉन्ड्रिया, ईच माइटोकॉन्ड्रिया इज सराउंडेड बाय टू मेम्ब्रेन्स, ये टू मेम्ब्रेन से सराउंडेड होती हैं, और फोल्डेड इनटू फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, ये ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस की तरह फोल्डेड होती हैं। इनको हम कहते हैं क्रिस्टे। और ये क्रिस्टे क्या करती हैं? सरफेस एरिया इंक्रीज करती हैं केमिकल रिएक्शन परफॉर्म करने के लिए। हेल्प इन एनर्जी प्रोडक्शन, ये हमारी एनर्जी प्रोडक्शन के लिए हेल्पफुल होती हैं। जैसे हमने भी पीछे पढ़ा, एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म में ये एनर्जी प्रोवाइड करती हैं सेल को, जिससे सेल अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करता है। फंक्शंस क्या हैं इसके? ग्लूकोज एंड अदर मॉलिक्यूल्स आर ब्रोकन डाउन टू रिलीज एनर्जी, ये मॉलिक्यूल्स को और ग्लूकोज को ब्रेक करता है जिससे एनर्जी रिलीज होती है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन, इस प्रोसेस को हम सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। एनर्जी रिलीज इज स्टोर्ड एज एटीपी, अभी मैंने बताया था एनर्जी रिलीज जो करते हैं वो स्टोर किस फॉर्म में होती है? एटीपी की फॉर्म में, जिसकी फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी एक्ट एज एनर्जी करेंसी ऑफ सेल, ये सेल की एनर्जी करेंसी की तरह एक्ट करती है। प्लास्टिड्स, प्लास्टिड्स स्पेशल ऑर्गेनल फाउंड इन प्लांट सेल, ये प्लांट सेल में पाए जाते हैं प्लास्टिड्स। दे हेल्प इन फूड सिंथेसिस, स्टोरेज ऑफ फूड, प्रोवाइडिंग कलर टू फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, फ्रूट्स और फ्लावर्स को कलर प्रोवाइड करते हैं, फूड स्टोर करते हैं और फूड बनाते हैं। कौन? प्लास्टिड्स। ये तीन टाइप के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। आइए पढ़ते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट प्लास्टिड का टाइप है, यह भी हम पढ़ चुके हैं। ये ग्रीन कलर का पिगमेंट कंटेन करता है जिसको हम क्लोरोफिल कहते हैं। और क्लोरोफिल का काम क्या होता है? ये सनलाइट को एब्जॉर्ब करती है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है फूड को बनाने के लिए, फूड सिंथेसिस के लिए। और क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होता है। आइए अब उसके फंक्शन जानते हैं। हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस, अभी हम जान चुके कि ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। और लाइट एनर्जी को फूड में कन्वर्ट करता है। कैसे? पहले क्लोरोफिल सनलाइट एब्जॉर्ब करती है, फिर वो सनलाइट एब्जॉर्ब करने के बाद फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है जिससे हमारा फूड फॉर्मेशन होता है। और जितना भी शुगर प्रोड्यूस होता है वो सारा कहाँ स्टोर होता है? स्ट्रोमा में। क्रोमोप्लास्ट,
क्रोमोप्लास्ट होता है एक कलर गिविंग प्लास्टिड होता है। जैसे अभी हमने पढ़ा क्लोरोप्लास्ट पीछे, क्लोरोप्लास्ट सिर्फ ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है। ये ग्रीन कलर के अलावा और कलर प्रोवाइड करता है, जैसे येलो, ऑरेंज, रेड। ये कलर्स क्या होते हैं, इनकी इंपॉर्टेंस क्या होती है? ये कलर प्रोवाइड जो करते हैं फ्रूट्स एंड फ्लावर्स में, ये पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करते हैं, इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं। इंसेक्ट्स हमारे पॉलिनेटर्स हैं, जिनकी वजह से हमारा सीड डिस्पर्जल होता है, सीड एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाता है। सीड डिस्पर्जल के और भी एग्जांपल्स हैं, जैसे विंड, रेन, इन सब की वजह से भी सीड डिस्पर्जल होते हैं। अब आते हैं ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट क्या करते हैं? ये स्टोरेज का काम करता है। ये कलरलेस प्लास्टिड होता है, इसके पास कोई भी कलर नहीं होता। ये स्टोर का काम करता है, जैसे फूड मटेरियल्स का स्टोर करना, स्टार्च, ऑयल, प्रोटीन्स, इन सबको स्टोर करने का काम। पोटैटो एंड टारो सेल्स स्टोर स्टार्च इन ल्यूकोप्लास्ट। ये स्टार्च को स्टोर करते हैं, क्योंकि ल्यूकोप्लास्ट का काम क्या होता है? कुछ भी स्टोर करना, जैसे कोई भी फूड मटेरियल, तो उन फूड मटेरियल में जैसे स्टार्च को स्टोर करना, ये ल्यूकोप्लास्ट के अंदर होता है। वैक्यूल। मैच्योर प्लांट सेल्स यूजुअली कंटेन वन लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। जितने भी प्लांट सेल्स होते हैं मैच्योर, वो लार्ज सेंट्रल वैक्यूल कंटेन करते हैं, और ये सिंगल मेम्ब्रेन से सराउंडेड होती है, सिंगल मेम्ब्रेन की बनी होती है, और वो सेलेक्टिवली परमिएबल होती है, और ये वाटरी फ्लूइड से फिल्ड होते हैं, जिसको हम सेल सैप भी कहते हैं। इसका फंक्शन क्या होता है? स्टोर करना। क्या? वाटर, मिनरल्स एंड शुगर। ये क्या करता है? प्रेशर मेंटेन करता है सेल के अंदर, और कीप द प्लांट सेल फर्म। फर्म मीन्स होता है वाटर फिल्ड। वाटर फिल्ड को हम फर्म कहते हैं। ये लैक ऑफ वाटर, जब पानी की कमी हो जाती है सेल के अंदर, तो वैक्यूल क्या करता है? पानी लूज कर देता है, जिससे सेल क्या है? दोबारा फर्म हो जाती है, वाटर की कमी पूरी हो जाती है उसके पास। प्लांट विल्ट्स। प्लांट विल्ट्स मीन्स वाटर को लूज करना, हम मीन्स होता है विल्ट्स। वैक्यूल्स इन एनिमल सेल्स। एनिमल सेल्स के अंदर जो वैक्यूल्स होते हैं बहुत ही स्मॉलर होते हैं प्लांट वैक्यूल्स के कंपैरिजन में, और हेल्प इन टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ मटेरियल्स। ये मटेरियल्स को स्टोरेज करने में हेल्प करते हैं। सेल डिवीजन पर आते हैं अब। सेल डिवीजन क्या होता है? द प्रोसेस बाय विच न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। वो प्रोसेस जिससे नई सेल्स फॉर्म्ड होती हैं पुरानी सेल से। इट हेल्प्स ऑर्गेनिज्म इन ग्रोथ, रिपेयर ऑफ डैमेज टिश्यू, रिप्रोडक्शन। ये किस किस में हेल्प करते हैं? सेल डिवीजन हमारा ग्रोथ में हेल्प करता है, डैमेज टिश्यू को रिपेयर करने में हेल्प करता है, और रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। सेल डिवीजन टू टाइप्स के होते हैं, माइटोसिस एंड मियोसिस। आइए माइटोसिस और मियोसिस कवर करते हैं। माइटोसिस। एवरी ह्यूमन स्टार्ट लाइफ एज अ सिंगल फर्टिलाइज्ड एग। हर एक ह्यूमन अपनी लाइफ एक सिंगल फर्टिलाइज्ड एग से शुरू करता है। दिस सेल डिवाइड्स रिपीटेडली टू फॉर्म ट्रिलियंस ऑफ सेल्स। यही सेल डिवाइड हो के ट्रिलियंस ऑफ सेल बन जाते हैं। सेल इंक्रीज जो होती है, सेल नंबर इंक्रीज सिर्फ माइटोसिस की वजह से होती है, क्योंकि माइटोसिस क्या है? डिवीजन होता है, मल्टीपल डिवीजन, जिसकी वजह से सेल्स ट्रिलियंस में कन्वर्ट हो जाती हैं। पेरेंट सेल डिप्लॉयड होता है। अब सेल क्या होता है? पहले सेल में डीएनए रेप्लिकेशन होगा, डीएनए का एक रेप्लिका बनेगा, उसके बाद वो डीएनए दोनों में आपस में सेपरेट हो जाएगा, दो सेल्स में। और पहले ये डिप्लॉयड होता है, डीएनए रेप्लिकेशन होता है, उसके बाद भी डिप्लॉयड होता है। और माइटोसिस, दोनों डिवाइड होने के बाद भी ये इन दोनों की प्लॉइडी सेम रहती है, 2n। इसका रिजल्ट क्या होता है? ईच डॉटर सेल रिसीव्स सेम डीएनए। इनको हम डॉटर सेल्स के नाम से जानते हैं। एक सेल दो में कन्वर्ट हो जाती है, इसको हम डॉटर सेल्स कहते हैं। और ये डॉटर सेल्स क्या करती हैं, मतलब इनका रिजल्ट क्या, आउटपुट क्या आता है? इनके पास, दोनों के पास ही सेम डीएनए होता है, सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होता है। जैसे अभी हमने देखा था यहाँ पर पेरेंट सेल के पास क्रोमोसोम नंबर 2n थे, उसके बाद डीएनए रेप्लिकेशन हुआ तब भी 2n थे, और माइटोसिस डिवीजन होने के बाद भी दोनों के क्रोमोसोम्स चेंज नहीं हुए, दोनों के पास ही प्लॉइडी डिप्लॉयड रही, तो क्रोमोसोम नंबर सेम रहते हैं, जैसे पेरेंट सेल्स के थे। जैसे 2n यहाँ था, 2n यहाँ पर उनके ऑफस्प्रिंग्स में भी रहेंगे। अब आता है म्योसिस पर। म्योसिस में क्या होता है? पेरेंट सेल के क्रोमोसोम 2n है, उसके बाद डीएनए रेप्लिकेशन हुआ, डीएनए का रेप्लिका बना,
उसके बाद दोनों डिवाइड होंगे, और दोनों डिवाइड होने के बाद दोनों के क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाएंगे। जैसे यहाँ पर 2n था तो यहाँ पर 1n बचा और यहाँ पर 1n बचा। इसको हम म्योसिस 1 कहेंगे, जब फर्स्ट डिवीजन हुआ और क्रोमोसोम नंबर हाफ हो गए। उसके बाद यही 1n जो कि 2 डॉटर सेल्स में कन्वर्ट हो गए थे, जैसे अभी हमने ऊपर पढ़ा था, ये यहाँ पर दोबारा डिवीजन करेंगे, लेकिन यहाँ पर क्रोमोसोम नंबर हाफ नहीं होंगे क्योंकि 1n, वरना फिर यहाँ पर हाफ n बचेगा। 1n क्रोमोसोम नंबर है तो आगे जाकर भी वो 1n ही रहेंगे। ये 1n दो बार डिवाइड करेंगे तो दोनों के पास 1n क्रोमोसोम आएंगे, और यहाँ पर 1n दोनों के पास 1n रहेंगे, तो ये सारे हैप्लॉइड हो जाएंगे। 2n डिप्लॉइड था, 2n थे डबल मीन्स डिप्लॉइड, और यहाँ पर आगे लास्ट में आने के बाद जो उनकी ऑफ स्प्रिंग्स थी उनके पास सिर्फ 1n बचा, तो ये हो गए हैप्लॉइड। पहली डिवीजन हुई, क्रोमोसोम हाफ हुए, उनको हमने कहा, उस प्रोसेस को हमने कहा म्योसिस 1। क्रोमोसोम हाफ होने के बाद दोबारा डिवीजन हुई और 4 सेल्स में कन्वर्ट हुए, उसको हम कहेंगे म्योसिस 2। पढ़ते हैं, पेरेंट सेल डिवाइड्स ट्वाइस। ये पेरेंट सेल क्या होती है, 2 बार डिवाइड करती है। एक यहाँ पर डिवाइड करी, उसके बाद यही दोबारा डिवाइड करी, तो ये डिवाइड कितनी बार करती हैं, 2 बार करती हैं। प्रोड्यूस 4 डॉटर सेल्स। ऊपर अभी हमने पढ़ा था माइटोसिस में 2 डॉटर सेल्स, उसमें 2 सेल्स में कन्वर्ट टूट रही थी, डिवाइड हो रही थी, तो उसको हमने 2 डॉटर सेल्स कहा। इसमें एक सेल टोटल 4 सेल्स में डिवाइड हो रही है, तो इसको हम 4 डॉटर सेल्स कहेंगे। फर्स्ट डिवीजन हुआ, 1 सेल डिवाइड्स इनटू 2 डॉटर सेल्स। पहला डिवीजन हुआ, 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड हुआ। नंबर ऑफ क्रोमोसोम बिकम हाफ, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ हो गए, 2n थे, यहाँ 1n और 1n ही बचे। उसके बाद हुआ सेकंड डिवीजन। सेकंड डिवीजन हुआ, सेकंड डिवीजन में ईच डॉटर सेल्स डिवाइड अगेन। जितनी भी डॉटर सेल्स थी ये दोनों दोबारा डिवाइड होंगी, और फाइनली 4 डॉटर सेल्स फॉर्म्ड, फाइनली 4 डॉटर सेल्स फॉर्म करेंगी। रिजल्ट ऑफ म्योसिस, ईच गैमेट हैज हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। पेरेंट सेल के कंपैरिजन में क्रोमोसोम नंबर हाफ हो गए। हाफ द अमाउंट ऑफ डीएनए कंपेयर टू पेरेंट सेल्स। पेरेंट सेल्स के पास जितना डीएनए था उसका हाफ अमाउंट ही उनके ऑफ स्प्रिंग्स जो या फिर 4 डॉटर सेल्स थी उनमें बचा। अब आते हैं डिस्कवरी ऑफ सेल थ्योरी पर। सेल थ्योरी की डिस्कवरी किसने की? 1838 में मैथियास क्लीडेन, जिन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी, ऑल प्लांट्स आर मेड ऑफ सेल्स। जितने भी प्लांट्स हैं सारे सेल से मिलकर बने हैं। और एक साल बाद 1839 में थियोडोर शॉन, इन्होंने एक स्टेटमेंट दी कि जितने भी एनिमल्स हैं वो भी सारे सेल से मिलकर बने हैं। तो सेल्स, प्लांट एंड एनिमल्स दोनों ही सेल से मिलकर बने हैं। ये थ्योरी किसने दी थी? मैथियास क्लीडेन एंड थियोडोर शॉन ने। उसके बाद 1855 में रुडोल्फ वर्को ने आया। इन्होंने बोला कि न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। जो पुरानी सेल्स थी उन्हीं सेल से नई सेल्स का फॉर्मेशन हुआ। कैसे? डिवीजन होके। वो डिवीजन हमने अभी पढ़ चुके, माइटोसिस और म्योसिस की फॉर्म में। एक होता है कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। कॉन्टैक्ट इनहिबिशन होता है सेल डिवीजन का रुक जाना। When cell touch neighbor cells, जब एक सेल दूसरी सेल को टच करती है और डिवीजन स्टॉप हो जाए, उसको हम कहते हैं कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। प्लांट सेल डू नॉट शो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन ड्यू टू रिजिड सेल वॉल। प्लांट सेल कॉन्टैक्ट इनहिबिशन नहीं शो करता। क्यों? क्योंकि प्लांट सेल के पास हमने पढ़ा है सेल वॉल होता है, और सेल वॉल कैसा होता है? रिजिड, जिसकी वजह से कॉन्टैक्ट इनहिबिशन नहीं हो पाता। कैंसर सेल्स, कैंसर सेल्स लूज कंट्रोल ओवर सेल डिवीजन। ये सेल डिवीजन में कंट्रोल खो देते हैं, जिसकी वजह से ये अनकंट्रोलेबली डिवाइड होते हैं, काफी सारे डिवाइड हो जाते हैं, और दिस लेड्स टू फॉर्मेशन ऑफ ट्यूमर, जिसकी वजह से ट्यूमर का फॉर्मेशन हो जाता है।